हेलो स्टूडेंट। पिछले टर्म पे हम लोगों ने गॉस लॉ पढ़ा था, तो आज थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं। देखिए गॉस लॉ हम लोग का क्या था। तो इसमें हम लोगों ने माना था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारा क्या हो कि कोई एक सरफेस हो, ठीक है, कोई एक बंद पृष्ठ है। तो इस बंद पृष्ठ से अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई भी आवेश हो, सपोज कर लिए कि यहाँ पे कोई हमारा आवेश है, प्लस क्यू आवेश हो या माइनस क्यू आवेश हो, तो इससे जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं जो इससे पास करती थी, मतलब ये जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ से हमारा जो वैद्युत बल रेखाएं जो पास करती हैं, तो इसे सरफेस से इनक्लोज्ड, मतलब ये हमारा मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, और इस सरफेस से इनक्लोज मान लेते अगर हमारा कोई आपका कोई चार्ज क्यू है, ठीक है। तो वह जो चार्ज होता है और ये फ्लक्स जो होती है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होती है कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो, कोई हमारा क्लोज सरफेस है, तो उस सरफेस से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैद्युत फ्लक्स है, तो ये कूलॉम ने यह बताया कि ये जो वैद्युत फ्लक्स का जो वैल्यू होगा, जो इसका मान होगा वो कितना होगा, तो वह इस सरफेस से बद्ध, मतलब इससे जो हमने स्फीयर बनाया, इस स्फीयर से इनक्लोज्ड जो चार्ज होगा, उस चार्ज का कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का तो फार्मूला था। अब इसका हमने क्या किया था कि आपका वो एक समाकलन फॉर्म दिया था, मतलब इसका हमने एक आप लोगों का दिया था कि एक इसका गणितीय रूप दिया था, तो सर्किल इंटीग्रल इसको लिखा था कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू, ये मीन्स डी ए वेक्टर हो गया कि अगर मान लीजिए कि जो यूनिट एरिया है, इस यूनिट एरिया से जो पास कर रहा है उसका अमाउंट, तो इसी को हमने लिखा था कि सर्किल इंटीग्रल। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका सिंपल डिफिनेशन लिख सकते हैं, तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो Q/ε0 होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं गॉस का नियम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, जो गॉस लॉ है, इस गॉस लॉ का प्रूफ कैसे होगा, इसका हम लोग का इसका एक्सप्लेनेशन करना कि इसको प्रूव करना है कि जो अगर कोई इनक्लोज सरफेस है, तो इस इनक्लोज सरफेस से जो बद्ध हमारा फ्लक्स होगा वह इतना ही होगा, मतलब Q/ε0 के बराबर होगा। तो आज ये हम लोग को निकालना है। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जरा प्रूव करने के लिए हम फर्दर लेके चलेंगे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि कोई एक सरफेस है, कोई मान लीजिए हमारा एक स्फेरिकल एक सरफेस है। तो इस स्फेरिकल सरफेस के मान लेते हैं कि कोई हमारा एक केंद्र बिंदु, मान लीजिए कि ये हमारा ओ है, इसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। और इसके जो केंद्र बिंदु है, मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस पे मान लेते हैं कि हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि एक कोई एरिया लेते हैं, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जब भी जब गॉस का लॉ हम लोग पढ़ेंगे, गॉस का प्रूफ पढ़ेंगे, तो हमेशा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सरफेस की बात करते हैं और एक स्मॉल एरिया की बात करते हैं। तो अब देखिए कि हमने मान लिया कि कोई एक चार्ज है, तो इस चार्ज के इनक्लोज्ड ये हमारा एक गासियन पृष्ठ हमने खींचा है, ठीक है। और इस गासियन पृष्ठ पे हमने क्या किया कि एक एरिया एलिमेंट लिया है, और उस एरिया एलिमेंट को हम मान लेते हैं कि वो क्या है, वो डी है। तो पहले हम लोग इसको इस एरिया एलिमेंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके सेंटर से जो ये हमारा जो पॉइंट ओ है, इसके सेंटर से जो हमारा एक एरिया वेक्टर जो पास कर रहा है, ठीक है, ये हमने मान ले रहे हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है ये हमारा डी ए वेक्टर है, ठीक है। मतलब क्षेत्रफल जो सदिश है वो हमारा डी ए वेक्टर है। अब मान लेते हैं कि इससे हमारा जो इनक्लोज्ड, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा, मतलब इसमें जो हमारा बन रहा है डी ए और ई के वेक्टर में जो कोण बन रहा है वो मान लेते हैं कि हमारा थीटा कोण है, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि एक एक पॉइंट ओ लिया, और इस पॉइंट से एक आर रेडियस का, मतलब हमने क्या किया कि एक आर रेडियस का क्या किया है, एक गासियन पृष्ठ खींचा है, ठीक है। और इस गासियन पृष्ठ को जब खींचा है, तो अब यहाँ पे हमने एक सॉलिड एंगल बना लिया, एक घन कोण बन गया। इस घन कोण को हम मान लेते कि कहा जाए कि कितना डी ओमेगा या डेल्टा ओमेगा, ठीक है। तो अब देखिए कि अब इससे हम लोग कहेंगे कि अगर यहाँ पे कोई हमारा इनक्लोज चार्ज है, और इस इनक्लोज चार्ज पे हम लोग को निकालना है कि ये जो गॉस का रूल है, तो इतना यहाँ से फ्लक्स हमारा इंक्लोज होगा, मतलब Q/ε0 के इक्विवेलेंट होगा। तो अब देखिए हम इसमें करेंगे क्या, तो अब मान लीजिए कि ये पॉइंट पी था, ठीक है। और इस पॉइंट पी पे हम लोग क्या करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि अगर कोई मान लीजिए कोई बिंदु वो है और उससे कोई लाइन हमारा है, तो कोई अगर पॉइंट पी है जो आर दूरी पर, तो वहाँ पे क्या होता है, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलती है, एक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है। वह कितना मिलता है, तो ई इक्वल टू हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है कि 1/4πε0, ठीक है, Q/r², ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। मतलब इतना हमको क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगा। तो ये तो हमारा ई इक्वल टू हो गया।
अब देखिए कि जो इस ई का वेक्टर है, जो ई का डायरेक्शन है और जो डी ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अभिलंबित है। मतलब इन्हीं दोनों के क्या है कि हम अभिलंबित बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब आउटवर्ड जा रहे हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो, थीटा है। तो अब देखिए कि अगर हम लोग कहें कि इस अल्पांश जो एक छोटा सा जो हमने क्षेत्रफल लिया ना डी ए, इस डी ए से कितना हमारा फ्लक्स होगा। मतलब ये हमको दिख रहा है कि एक छोटा सा हमने एक एरिया एलिमेंट डी ए लिया, तो इस डी ए से कितना फ्लक्स हमारा इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोगों ने फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ रखा है कि जो इस डी ए से, मतलब वो जो छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है, उस छोटे से एरिया एलिमेंट से कितना हमारा फ्लक्स पास हुआ है, तो उसको हम मान लीजिए कह रहे हैं कि वो डी फाई है। ठीक है, और डी फाई कितने के बराबर होगा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, क्योंकि ये फ्लक्स का डेफिनेशन होता है कि जो अगर कोई भी अगर इनक्लोज सरफेस हो तो इस इनक्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास करती है वो इतना पास करती है। अब इनका हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, तो अब ये मान लिया हमारा क्या है कि अभी इसे जो डी फाई का जो वैल्यू है ना, इस डी फाई के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पिला करके हम, मतलब इस इक्वेशन 1 का हम वैल्यू ला करके इसमें यूज कर लेते हैं, ई का जो मान है वो इसमें ला के पुट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 वी हैव। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 1 को अगर इसमें हम अगर यूज कर लेते हैं तो क्या चीज़ मिलेगा, तो अगर इक्वेशन 1 का अगर जरा मान रखा जाए तो हमको क्या मिल गया, तो अब देखिए मिल जाएगा। तो ये तो डी फाई एज यूजल जैसा था वैसा लिख लीजिए। ई का जो मान है वो हमारा कितना है, 1/4πε0 Q/r²। और क्या चीज़ है, तो अब ये हमारा सिंपल डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ये मान लिया हमारा इक्वेशन नंबर 2 होता, समीकरण 2 होता। तो अब देखिए ये तो हमारा एक छोटा सा एरिया एलिमेंट था, और इस छोटे से एरिया एलिमेंट से हमारा जो फ्लक्स हुआ वो डी फाइव इक्वल टू इतना हो गया। अब मान लीजिए इस पूरे सरफेस से, मतलब ये जो गासियन पृष्ठ था, इस गासियन पृष्ठ टोटल कितना हमारा फ्लक्स होगा वो निकालना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका समाकलन कर दें, इसका इंटीग्रेशन करते रहें। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बोथ साइड हम लोग इसका समाकलन कर देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या कहेंगे, तो अब सर्किल इंटीग्रल डी फाई, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए 1/4πε0 Q/r²। ये वेरिएबल है, ये हमारे आपके कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो अब हम लोग को क्या करते हैं कि इन लोग को हम बाहर करते हैं और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करते हैं। तो 1/4πε0 Q इसको बाहर करते हैं, और ये सर्किल इंटीग्रल ये हमारा हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बाई r²। इतना इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पिछले टर्म पे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो वैल्यू होता है, जो डी ए कॉस थीटा, ये जो डी ए कॉस थीटा बाई r² है, ये कितना होता था। तो ये हम लोग पिछले टर्म पे पढ़ चुके हैं कि ये जो सर्किल इंटीग्रल, इसी को हम लोग सॉलिड एंगल कहते थे, घनकोण कहते थे। ठीक है, तो ये कितना होता था, ये r², ये हमारा बन जाता था सॉलिड एंगल, और वह सॉलिड एंगल हमारा कितना है, तो ये कितना टोटल है, तो ये हमने मान लिया था कि ये कितना है, मतलब इसका जो वैल्यू है, जो डी ए कॉस थीटा बाई r² का जो वैल्यू था वो हमारा डी ओमेगा था। ठीक है, यही घनकोण था। तो अब इस घनकोण का मान इसमें हम लाके पुट करते हैं। तो अब देखिए इधर तो हमारा टोटल जो फ्लक्स होगा वो 5 हो जाएगा, तो इसको 5 लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया 1/4πε0 Q, और इसका सर्किल इंटीग्रल कितना हो गया, डी ओमेगा हो गया। अब ये देखिए कि जो हमारा डी ओमेगा है, तो ये इसके घन पे जो केंद्र पे जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, तो हमारा 4π बनाता है। ये पिछले टर्म पे हम लोग ने इसको डिस्कस किया था। तो ये इसके केंद्र पे जो कोण बनने वाला है वो हमारा कितना बनने वाला है, 4π बनने वाला है। ठीक है, वो सॉलिड एंगल जो बनेगा 4π बनेगा। तो ε0 Q इंटू 4π। अब यहाँ से क्या हो गया, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो ओवरऑल हमको फाई इक्वल टू कितना मिल गया, तो फाई इक्वल टू मिल गया Q/ε0। और यही क्या है, यही हमारा गॉस का नियम है। तो देखिए इससे बहुत सिंपल चीज़ था कि हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग कहाँ से किया, तो इसमें हमने लिया था कि एक हमने पॉइंट ओ लिया था। ठीक है, इस पॉइंट ओ से हमने एक आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचा है। एक आर त्रिज्या का हमने क्या किया, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रा किया है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, इस गॉसियन पृष्ठ पे एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए लिया है। ठीक है, और उस डी ए का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यही हमारा नॉर्मल वेक्टर होता था, एरिया वेक्टर। ये पिछले टर्म पे हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। ये हमारे जब वीडियो अपलोड होगा तो उसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक भी होगा, तो उस पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अभी ये हमारा जो हो गया, तो अब वेक्टर ई, तो उसके जो डी ए वेक्टर और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें हमने माना है कि इनके बीच में जो एंगल है वो थीटा है। तो अब देखिए कि अब यहाँ पे क्या किए हैं कि जब ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में ये स्टडी कर लिया है
कि अगर कोई पॉइंट चार्ज हो और उस पॉइंट चार्ज से कोई कोई अनदर पॉइंट रखा है किसी डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, तो ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये होता है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि अब जैसे मान लीजिए तो लिख लिया, अब एक छोटे से एरिया से कितना हमारा फ्लक्स पास करेगा, तो इसके फ्लक्स के लिए हमने क्या किया कि डी फाई इक्वल टू लिख लिया कि डी ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। अब ये डॉट प्रोडक्ट का हमने क्या किया, डेफिनेशन लिखा कि ई डी ए कॉस थीटा। अब इस क्वेश्चन 1 का हमने क्या किया, इसमें वैल्यू ला के पुट कर दिया, ई का मान हमने इसमें ला करके रख दिया, तो इतना बन गया। अब देखिए कि 1/4πε0 क्यू क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब हमको पूरे से निकालना है, तो पूरे से कितना हमारा फ्लक्स पास होगा, तो इसके लिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जब इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो ई मतलब 1/4πε0 क्यू क्या थे, कांस्टेंट थे, बाहर हो गए हैं। अब डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर का हम लोगों ने समाकलन किया, और ये कितना होता था, तो वो सॉलिड एंगल के बराबर होता था। मतलब ये जो वैल्यू था डी अपन कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर कितना होता था, डी ओमेगा के बराबर, और डी ओमेगा मीन्स कितना 4 पाई के इक्वल वैलेंट होते थे, ठीक है। ये जो वैल्यू हम लोग को मिल जाता था, ये कितना मिल जाता था, ये 4 पाई मिल जाता था, ठीक है। अब यही वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट किया, और पुट करने के बाद ये इसको कैंसिल आउट किए हैं, और कैंसिल आउट मतलब 4 पाई से 4 पाई चला गया, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है, यही हमारा गॉस का नियम है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग गॉस के नियम से कुलॉम्स के नियम को कैसे वेरीफाई करेंगे। मतलब अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो ये है कि गॉस के नियम से हमको कुलॉम्स लॉ को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है कि गॉस के नियम से कुलॉम्स लॉ को कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी सिंपल है कि अगर गॉस लॉ से अगर हमको कुलॉम्स लॉ को अगर वेरीफाई करना है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फर्दर वही चीज़ कि हम मानेंगे कि मान लिया कोई कोई एक चार्ज ले लेते हैं, पहले इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि हेडिंग हम लोग का रहेगा कि गॉस लॉ से कुलॉम्स लॉ का वेरिफिकेशन, कि गॉस लॉ से कैसे कुलॉम्स लॉ को हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा है कि हेडिंग बना लेते हैं, प्रूफ ऑफ कुलॉम्स लॉ, कुलॉम्स लॉ बाई गॉस लॉ। मतलब गॉस लॉ से हम क्या कर रहे हैं, कुलॉम्स लॉ को प्रूव कर रहे हैं कि ये क्या होगा, ठीक है। तो कुलॉम्स लॉ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि गॉस लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करें, हाँ, तो अब हम लोग को गॉस लॉ से क्या करना है, कुलॉम्स लॉ को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है कि कोई चार्ज क्यू रखा गया है, ठीक है, और इससे कोई हमारा मान लेते हैं, तो अब एक पॉइंट पी है, मतलब इससे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, और उस सेंटर पॉइंट ओ पे क्या है कि एक हमारा प्लस क्यू चार्ज रखे हैं। तो इससे एक आर रेडियस का हम क्या करते हैं कि गॉसियन सरफेस ट्रेस, मतलब इसके आर रेडियस का क्या करें, हम एक गॉसियन सरफेस ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने माना था कि इसके सेंटर ओ है, और सेंटर ओ से क्या है कि एक सेंटर ओ पे मतलब इसका बिंदु ओ है, और इस पे हमारा क्या है प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, और इससे एक आर रेडियस का क्या किया हमने, एक गॉसियन प्रेस खींच लिया, ठीक है। तो अब एक गॉसियन प्रेस खींच लिए। तो अब देखिए कि फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेंगे, क्योंकि जब भी कुलॉम्स लॉ को वेरीफाई करना हो या गॉस लॉ का यूज करना है, तो हम लोग को एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लेना है। अब ये मान लिया कि हमारा जो डी ए वेक्टर इसके लॉन्ग है, मतलब जो एरिया वेक्टर है वो इसके लॉन्ग है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में ई, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए फर्दर हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पॉइंट पी है, जो पॉइंट पी पे क्या है कि क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, एक क्यू नॉट चार्ज है, और इसी पे हमारा इस चार्ज क्यू से कितना फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को क्या करना है, वेरीफाई करना है। कुलॉम्स लॉ का यूज, कुलॉम्स लॉ यही हम लोग का था कि कुलॉम्स लॉ क्या है कि अगर कोई दो चार्ज है आर डिस्टेंस पे रखे गए तो उनके बीच हमारा कोई एक फोर्स लगेगा, उसी को कुलॉम्बियन फोर्स कहते हैं। तो अब इसी को हमको फाइंड आउट करना, निकालना है। तो अब देखिए जैसे हम लोग इसको कहेंगे कि अगर एक पॉइंट हमारा ओ है, उस पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे एक हमने क्या किया, एक आर रेडियस का एक आपका स्फीयर ड्रा किया है, ठीक है। तो एक अब इस स्फीयर पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, उसको डी ए बोल दिया है, ठीक है। और वो डी ए क्या है कि इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये भी क्या है कि इसी के आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये कर दिए, तो अब इसके बाद देखिए कि इस डी ए एलिमेंट से हमारा जो स्मॉल जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, मतलब डी फाई, ठीक है। तो वो डी फाई कितना होगा, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ई वेक्टर डॉट बी डी ए वेक्टर, अब इन दोनों को प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो अब डॉट प्रोडक्ट का अगर प्रॉपर्टी लगाए तो ये हम लोग हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, एंड इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, तो थीटा इन दोनों के बीच में कितना है 0 डिग्री, तो कॉस थीटा 0 मीन्स हमारा हो गया 1, मतलब ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ओवरऑल हम लोग का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया ई डी ए,
ठीक है, ये हम लोग का मिल गया d5। अब देखिए इससे हम लोग मान लिए ये तो एक छोटे से एलिमेंट से था, अब इसको क्या करना, पूरे से निकालना है कि इस पूरे सरफेस से कितना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका बद्ध होगा, मतलब कितना टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब इसके लिए क्या करें, इसको हम दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसका समाकलन कर दें। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ओवर क्या कहेंगे, d5 इंटीग्रेशन ओवर ई डी ए। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब ई तो बाहर हो गया और ये हमारा हो गया सर्किल इंटीग्रल डी ए। अब देखिए ये हमारा एक स्फीयर है और स्फीयर का जो एरिया होता है कितना होता है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो इसका जो स्फीयर का जो एरिया होगा मतलब डी ए होगा कितना होगा, 4πr² होता। ठीक है ना, तो अब ये हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो मान लिया हमारा फाई हो गया, तो इसको फाई ई कह रहे हैं, ई फॉर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो फाई ई हो गया और ये हमारा कितना होगा, तो ई इंटू 4πr²। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होता। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं, क्योंकि गॉस लॉ भी हम लोग को कहता है कि जो फ्लक्स होता है किसी भी सरफेस से जो बद्ध होता है वो कितना होता है, तो फाई ई इक्वल टू ये हो गया Q/ε0। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इसका जरा हम लोग यहाँ पे यूज करें, मतलब ये इक्वेशन 1 मान लीजिए इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और 2 का जरा यूज किया जाए। तो इक्वेशन 1 और 2 का अगर हम यूज करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, तो ये दोनों हमारे इक्विवेलेंट होने चाहिए, तो दोनों अगर इक्विवेलेंट होने चाहिए तो हम लोग लिख सकते थे कि E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम E का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर E का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का हो गया कि E इक्वल टू 1/4π, इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 होता। अब फर्दर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर मान लीजिए अगर कोई चार्ज हो और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हैं तो इस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वह कितना लगता है, तो F इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा कि Q0E। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस E का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से ला करके इसमें पुट कर लेते हैं। तो अगर उसको पुट करेंगे तो क्या कर सकते हैं, तो उसको हम इस स्पेस में लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर वो हमारा अगर F की जगह पे अगर इसको रख दे तो क्या हम लोग का हो जाएगा, तो F इक्वल टू हमारा हो गया Q0 और E के जगह पे 1/4πε0 Q/r²। इसको थोड़ा अच्छा लिख दिया जाए तो अरेंज करके लिख देते हैं, तो 1/4πε0 Q0/r², ये हमारा हो गया F। और ये क्या है, ये तो हमारा कूलम्ब्स लॉ है कि अगर किसी पॉइंट पे अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए इस इक्वेशन से हम लोग को क्या क्लियर हो रहा है, मतलब हम लोग लिखेंगे, अगर मान लीजिए इक्वेशन ये 4 होता तो हम लोग लिख सकते थे क्लियरली। तो इससे हमको क्लियर क्या हो रहा है, मतलब इक्वेशन 4 को देख करके हमको क्या चीज़ मिल रहा है, तो ये हम लोग को दिख रहा है कि जो F है, जो फोर्स है, वो क्या हो जा रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है चार्ज के प्रोडक्ट के, मतलब Q0 के। दूसरा हमको ये मिल रहा है कि जो F है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² के। और इस टाइम हमने जो ये चार्ज रखा था उसका जो मीडियम था, वो मीडियम हमारा जो था, उस मीडियम का हमने माना था कि जो प्रबुद्धतांक था वो 1 था, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो K कहते हैं। ठीक है, तो K के यहाँ पे हमने क्या रख दिया, अगर एयर ले लिया तो एयर के लिए हमने 1 रख लिया, तो इस क्वांटिटी को हम यहाँ पे इग्नोर कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एयर के लिए हम लिख सकते थे कि फॉर एयर, मतलब y के लिए क्या है कि K का जो वैल्यू कितना है, 1 है। तो अगर K का वैल्यू अगर हमारा 1 है तो अब इस केस में हमको क्या मिलेगा, सिंपल सा 1/4πε0 Q/r²। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ। तो अगर इसमें अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अपने लोग इस चैनल दोस्तों को